हेलो स्टूडेंट। मोग नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो है हमने एक 12th का टॉपिक लिया है फिजिक्स का। इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो ये हमारे पीएनएसटी एग्जाम, नीट एग्जाम, जेई एग्जाम, जितने भी हमारे फिजिक्स के रिलेटेड एग्जाम होते हैं, जो एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं, जो क्लास 12th का टॉपिक है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस टॉपिक से ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जिससे इसमें क्वेश्चन ना आए हो। इसलिए हमने ये टॉपिक को आपके लिए जो है आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम सीधे इस टॉपिक पे आते हैं। और आप कॉपी और पेन लेके आप बैठें और आप इसको नोट्स करें। जो आप जानते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उसका नोट्स बनाएं बढ़िया एकदम। और क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो खुद से भी ट्राई करके देखें दोबारा, और अगर जो बन जाता है तो फिर अच्छी बात है ना। तो हम चालू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? अल्टरनेटिंग करंट, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है, ये आप सबको पता होगा। आज का टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, इंग्लिश मीडियम वालों को तो अल्टरनेटिंग करंट समझ में आ गया होगा, लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको थोड़ा सा समस्या होती है इंग्लिश में। तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं इसको? प्रत्यावर्ती धारा बोला जाता है। ये अब बात आती है कि प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है एक्चुअली में। तो जैसे हमने पढ़ा था, अल्टरनेटिंग करंट का शॉर्ट फॉर्म होता है एसी करंट। क्या होता है? एसी। और एक होता है डीसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसी और डीसी के बारे में समझते हैं। तो डीसी क्या होता है कि जब ये, मान लो हमें यहाँ पे हमने टाइम है और ये करंट है। करंट और टाइम का हमने क्या किया? ग्राफ बनाया। तो टाइम के साथ करंट जो है वो वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। तो धारा का मान है, समय के साथ चेंज नहीं होता। तो धारा का मान है, धारा या करंट बोले, तो अगर टाइम बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये कांस्टेंट रहती है। ये कांस्टेंट चलती है। तो ग्राफ से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो वैल्यू है, करंट की वैल्यू क्या चलती है? कांस्टेंट चलती रहती है ना। जितनी वो पहले थी उतनी ही क्या चलेगी? कांस्टेंट चलेगी। अगर हम समय के साथ, कहने का मतलब है कि समय के साथ जो है धारा का मान परिवर्तित नहीं होता, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट डज नॉट चेंज। ओके। दूसरा, जब हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की, एसी की, तो एसी में एक्चुअली होता क्या है कि जब हम टाइम और करंट, या अब इसमें वोल्टेज भी आता है, तो अल्टरनेटिंग सोर्स बोलते हैं उसको। या तो वो करंट होगा या तो वो वोल्टेज होगा। ठीक है। अब जब हम अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करते हैं, तो ये टाइम के साथ, समय के साथ ये बनाता है पीरियड। क्या बनाता है? पीरियड। मतलब ये पीरियोडिकली चेंज होता है। कैसा होता है? ये पीरियोडिकली चेंज होता है। जैसे अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि ये यहाँ बढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा, फिर ये घटना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर ये घटते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम पीरियोडिकली चेंज। और ये जो ग्राफ होता है ये साइन का ग्राफ होता है। क्या होता है? ये साइन का ग्राफ होता है। वैसे अगर हम बात करें तो ये भी ऐसे 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 चेंज हो सकता है। ये मतलब ऐसा बनाएगा, पीरियड वेव फॉर्म बनाता है। वेव फॉर्म बनाता है। तो जो यहाँ पे ये लाइन जो है ये कट करती है, इसको बोलते हैं हम पाई। क्या बोलते हैं हम? पाई। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और इसका मतलब होता है 2 पाई। 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो समय के साथ चेंज तो होती है, और वो कैसी चेंज होती है? तो एक पीरियड बनाता है, आवर्त बनाते हुए चलता है। और वो कैसा आवर्त बनाता है? साइन के फॉर्म में या कॉस के फॉर्म में। ठीक है, इसलिए इसका जो इक्वेशन हम लिखते हैं वो लिखेंगे I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, या आई बराबर आई नॉट हम कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में हम इस
इस जो वेव हमारा बनाता है उसकी इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके समीकरण को हम I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कितना आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये एसी करंट होता है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, वो समय के साथ जो धारा का मान होगा वो चेंज होगा। कैसा होगा? आवर्त में चेंज होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कितने एंगल पे कट करता है? पाई। अच्छा, अब ये पाई क्या होता है मैं समझाता हूँ एक चीज। जैसे अपन यहां से ले रहे एक पाई, ठीक है, तो पाई का मतलब हो गया हाफ साइकिल, अर्ध चक्र कंप्लीट हुआ। अब फिर ये क्या हुआ, एक चीज यहां से पाई, अभी यहां से क्या गए, जीरो से पाई गए, क्या गए, जीरो से पाई। फिर ये पाई से 2 पाई जब जाएगा, तो ये अगर ये पॉजिटिव एक्सिस है तो हम क्या करते हैं, इसको हम निगेटिव एक्सिस एज्यूम करेंगे। अगर हमने इसको धनात्मक माना है तो ये वाला जो चीज होगा वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि जितना ये ऊपर जा रहा है उतना ही कहाँ जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। इसका मतलब जितना वो ऊपर गया तो हाफ साइकिल बना, और अगर नीचे आया तो माइनस साइकिल बना। तो ये फिर से यहाँ पे चला जाता है, तो यहाँ से यहाँ पे गया, इसका मतलब माइनस हुआ। इसका मतलब इसने क्या कर दिया, कंप्लीट साइकिल बना दिया। क्या बनाया? कंप्लीट साइकिल बनाया। तो यहाँ पे जो धारा का मान होता है, अब यहाँ पे 3 तरीके से हम चेक करते हैं इस धारा का मान को। पहला RMS, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रूट मीन स्क्वायर, तो बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल, ठीक है। दूसरा चीज होता है आई नॉट, जिसको हम बोलते हैं अधिकतम धारा, इसको बोलते हैं मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम या पीक करंट। और एक होता है IRMS, जिसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर, या हिंदी वाली लिख सकते हो वर्ग माध्य मूल। IRMS का मतलब होता है वर्ग माध्य मूल धारा। और एक दूसरा करंट आता है आई नॉट, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चे को यही, आई नॉट, IRMS, आई एवरेज, ये सब क्या होता है, तो यहाँ पे समझते हैं। अब IRMS का मतलब हो गया वर्ग माध्य मूल धारा, आई नॉट का मतलब हो गया अधिकतम धारा, अधिकतम धारा का मतलब हो गया करंट। और कैसा करंट? मैक्सिमम करंट, या इसी को हम बोलते हैं पीक करंट का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ से बढ़ते एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे ये क्या होगी, वैल्यू पीक होगी, और वहां से वैल्यू घटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से बढ़ते एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे हम रुकना होगा, फिर ये क्या होगा, नीचे आएगा। तो जहां पर मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट होता है, जहां से वैल्यू घटनी शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं पीक करंट। कितना समझ में आ गया होगा। एक होता है आई एवरेज का मतलब ये हो गया माध्य धारा, एवरेज करंट। क्या होता है? एवरेज करंट का मतलब क्या हुआ कि भाई एक जितना ये गया जितना ये प्लस में गया था उतना ये माइनस में भी है। इसका मतलब इसने एक साइकिल कंप्लीट कैसा बनाया, जितना ये यहाँ से यहाँ पे गया था उतना ही यहाँ से ये यहाँ पहुंच गया, तो एक कंप्लीट साइकिल हो गया। ये क्या हो गया? कंप्लीट साइकिल हो गया। तो जितना ये प्लस चला होगा उतना ये माइनस चला होगा, तो दोनों वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आती है, क्योंकि जितना वो प्लस चला उतना ही, क्योंकि जहां से वो कंप्लीट साइकिल का मतलब, पूर्ण चक्र का मतलब ये होता है कि जहां से हम स्टार्ट किए हैं और वहीं पे जाके हमारी कहानी खत्म हो गई। तो इतना समझ में आ गया होगा बेटा थोड़ा सा कि ये डीसी करंट क्या होता है, दिष्ट धारा क्या होता है। ये दिष्ट धारा है। यहाँ पर जो करंट समय के साथ धारा का मान अपरिवर्तित होता है, और यहाँ पे समय के साथ धारा का मान परिवर्तित होता है। और कैसा होता है, क्वेश्चन आएगा तो साइनोसॉइडल होता है। इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती, मतलब पीरियोडिकली चेंज होता है। साइनोसॉइडल आता है, क्वेश्चन आता है कि जो एसी सर्किट में या प्रत्यावर्ती परिपथ में जो हमारा धारा का मान होगा वो किस टाइप से चेंज होगा, तो बोलोगे आवर्त काल में होगा, आवर्ती होगा,
और साइन के वेव पे फॉर्म बनाएगा, साइन या कॉस के, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। जब इतना बात समझ में आ गया सर तो बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमने तीन चीज की बात की, एक बात की IRMS की, एक बात किया हमने इसका आई नॉट का, और एक बात किया आई एवरेज, ठीक है। IRMS की बात की, आई नॉट की बात की और आई एवरेज। इसी तरीके से यहाँ पे भी यही चीज होगा, VRMS, V नॉट और V एवरेज। इतना समझ में आपको आ गया होगा। IRMS की जो वैल्यू होती है वो आई नॉट अपॉन में √2 होती है। तो ये जो रिलेशन होता है वो अधिकतम धारा और वर्ग माध्य मूल के बीच का संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम करंट एंड रूट मीन स्क्वायर करंट। IRMS बराबर आई नॉट अपॉन में √2। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, जैसे आई नॉट डिवाइड में √2 है, तो अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा आपका √2 अपॉन में √2। तो यहां से आ जाएगा √2 आई नॉट, और √2 इंटू √2 होता है 2। √2 की वैल्यू हम समझते हैं 1.414 होता है आई नॉट, और ये होता है 2। अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.70 आई नॉट, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको ये चीज लिखा रहता होगा कि IRMS की जो वैल्यू होती है 0.707, ये डायरेक्ट वैल्यू लिखी रहती है बुक में, लेकिन ये हमें पता नहीं चलता है कि ये आया कैसे। तो मैंने आपको समझाया कि आई नॉट अपॉन √2 होता है, √2 से हम मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करते हैं, इसका करते हैं हर परिमेयकरण, या इसको रैशनलाइज बोला जाता है। तो √2 से √2 हमने क्या किया, फिर √2 इधर चला गया, √2 2 हो गया, √2 की वैल्यू 1.414 होती है, 2 से इसको काटा तो 0.707 आई नॉट हमारा आ गया, ठीक है। इतना आप समझ गए। इसी तरीके से सबका रिलेशन होता है। IRMS की वैल्यू 0.707 अब आई नॉट, तो अभी मैंने बताया था आई नॉट क्या है, आई नॉट हमारा है पीक करंट, मैक्सिमम करंट, और हिंदी में बोलेंगे इसको अधिकतम धारा। क्या बोलेंगे इसको, अधिकतम धारा, ओके। इतना समझ में। IRMS क्या होता है, अभी बताया मैंने। IRMS का मतलब होता है कि रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट को हिंदी में बोलते हैं वर्ग माध्य मूल धारा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसी तरीके से VRMS होगा V नॉट अपॉन में √2, और इसको फिर से सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 0.707 V नॉट, या इसी को हम परसेंटेज में लिखेंगे तो 70.7% V नॉट हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्या रिलेशन दिया होगा, VRMS बराबर 70.7 या 0.707 या V नॉट अपॉन √2। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि कब हमको √2 से डिवाइड करना है और कब हमको √2 से मल्टीप्लाई करना है। और आपको कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि सिर्फ आपको यही वाली एक वैल्यू याद रखनी है, VRMS इक्वल टू V नॉट अपॉन √2। क्योंकि अगर यहां से अगर अधिकतम वोल्टेज पूछा है तो यहां से RMS का मान दिया रहेगा, तो आप RMS की वैल्यू लिख के इस √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आप फॉर्मूले को इसको याद करने जाओगे V नॉट बराबर √2 इंटू VRMS, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे और गलत सलत आंसर लगा के आओगे। तो इससे बढ़िया है कि या सिर्फ आप एक ही फॉर्मूला याद करें, VRMS बराबर V नॉट अपॉन √2, और इसी रिलेशन से हम या तो V नॉट निकाल लेंगे या तो VRMS निकाल लेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू की। तो जैसा मैंने बताया कि V एवरेज जो होता है या I एवरेज जो होगा दो तरीके से होता है, या तो फुल साइकिल होगा या हाफ साइकिल होगा, या तो फुल साइकिल होगा या तो हाफ साइकिल होगा। फुल साइकिल का मतलब हो गया पूर्ण चक्र, क्या हो गया, पूर्ण चक्र, और हाफ साइकिल का मतलब हो गया अर्ध चक्र।
फुल साइकिल का मतलब पूर्ण चक्र और हाफ साइकिल का मतलब हो गया अर्ध चक्र। ठीक है, तो अभी जैसा मैंने जो बनाया था, यहां से यहां तक आने में इसको बोलते हैं अर्ध चक्र, और फिर इतना ही वो नीचे गया तो इतना प्लस गया उतना ही वो माइनस हुआ, इतना वो प्लस हुआ उतना ही माइनस हुआ, तो इसको बोलते हैं फुल साइकिल। इस पूरे को बोलेंगे हम फुल साइकिल, इसको पूरे को बोलेंगे हम फुल साइकिल। तो फुल साइकिल की जो वैल्यू होती है आई एवरेज, वो होता है 0, या वी एवरेज जो होता है वो होता है 0। ठीक है, ये आपने देखा फुल साइकिल का, जितना हम ऊपर गए उतना ही हम नीचे आ गए, तो फुल साइकिल का जो आई एवरेज या वी एवरेज जो हुआ, मतलब जो हमारा माध्य धारा हुई या माध्य वोल्टेज हुआ, वो कितना आ गया, 0 आ गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि फुल साइकिल का अगर हमें एवरेज करंट निकालना हो या माध्य धारा निकालनी हो तो 4 ऑप्शन आपको गिवन रहेगा। तो आपको पता है फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू जो होती है 0 होती है, क्यों होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं हाफ साइकिल की। तो हाफ साइकिल का क्या होता है, तो हाफ साइकिल का क्या होता है, अर्ध चक्र के लिए क्या होता है, अर्ध चक्र के लिए क्या होता है, जो वैल्यू आई एवरेज की है वही वैल्यू वी एवरेज की है। तो अगर मैं यहां से आई एवरेज बोलूं किसके लिए, हाफ साइकिल या अर्ध चक्र के लिए, हाफ साइकिल या अर्ध चक्र के लिए बात करूं तो यहां से हो जाता है 2I0 अपॉन में पाई, ये हमारा रिलेशन होता है। 2I0 अपॉन में पाई ये हमारा रिलेशन होता है। तो I0 आपको पता है, I0 अभी मैंने बताया I0 की जो वैल्यू अधिकतम धारा होती है, तो I0 यहाँ पे अधिकतम धारा हो गया और I एवरेज हमारा माध्य धारा हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम V एवरेज की बात करें, इसकी बात करें V एवरेज की, तो 2V0 अपॉन में पाई लिख देंगे। अगर यहाँ V है तो यहाँ V, अगर यहाँ I है तो यहाँ पे I0। ठीक है, और अगर इसका मैं शॉर्ट फॉर्म बोला हूं तो इसको सॉल्व करके 2 अपॉन पाई को सॉल्व कर लेना आप, तो आएगा 0.636 V0 आएगा। क्या इसको हम 63.6% V0 भी बोल सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमने यहाँ पे क्या क्या देखा कि भैया डीसी करंट क्या होता है, एसी करंट क्या होता है, एसी सोर्स क्या होता है। तो एसी सोर्स क्या होता है, जो साइन और कॉस के फॉर्म में हमारा समीकरण बनता है, या आई या वोल्टेज। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इस चीज में कितने सारे जो मान होते हैं, जैसे हमारे रूट मीन स्क्वायर हो गया, एवरेज वैल्यू हो गई, और आपका पीक करंट हो गया, पीक वोल्टेज हो गया। तो इस चीज को हमने अभी एक्सप्लेन किया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ना समझ में आया हो तो आप प्लीज इसको कमेंट करें और मुझे बताएं, तो फिर से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब बात करते हैं कि जितना हमने अभी तक देखा है ना, उसको एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चा रिलेशन, यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेशन, रिलेशन या हिंदी में बोलेंगे इसको संबंध, इसको संबंध बोलते हैं। तो क्या क्या हमने पढ़ा अभी, तो हमने पढ़ा अभी कि आई आर एम एस की जो वैल्यू होती है वो I0 अपॉन में रूट है, और हमने क्या पढ़ा, वी आर एम एस की जो वैल्यू होती है वो V0 अपॉन √2 होती है। इसी को अगर हम सॉल्व करके लिखेंगे तो 0.707 I0 या इसी को 70.7% हम I0 लिख सकते हैं। फिर आगे मैं इसी की बात करूंगा तो 0.707 V0 या 70.7% V0 हम लिखेंगे। और हमने क्या देखा, एक संबंध और देखा कि जो आई एवरेज जो होता है वो होता है 2I0 अपॉन पाई, और V एवरेज जो होता है वो होता है 2V0 अपॉन में पाई। ठीक है, ये किसके लिए होता है, ये किसके लिए होता है, ये होता है हाफ साइकिल। किसके लिए होता है, ये हाफ साइकिल, या इसी को बोलते हैं हिंदी में अर्ध चक्र के। अर्ध चक्र का मतलब बस इतना ही गया है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ा, सिर्फ इसने इतना ही किया है, इसका मतलब हाफ साइकिल बना, हाफ सर्कल बन रहा है। ठीक है, अब इसी को मैं अगर सॉल्व करूंगा तो 0.36 I0 और 0.636
बी नॉट। अगर परसेंटेज की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज आ जाएगा 63.6% आई नॉट और 63.6% बी नॉट। कितना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं फुल साइकिल की बात करूं, इसकी बात करूं फुल साइकिल मतलब पूर्ण चक्र, पूर्ण चक्र की बात करूं तो यहां से जो आई एवरेज आएगा वो कितना हो जाएगा बच्चा, 0, और जो वी एवरेज आएगा वो हो जाएगा 0। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि 0 कैसे होता है, जितना वो हाफ साइकिल में गया और जितना वो निगेटिव साइकिल में गया दोनों का ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। जैसे आप ही सोच सकते हो कि एक टाइप से अगर हम जितना बढ़ रहे हैं उतना ही घट रहे हैं तो हमारे पास मिलेगा क्या, 0 मिलेगा। जितना बढ़ा उतना ही, हमको जितना दिया गया उतना ही हमसे ले लिया गया, हमारे पास क्या बचा, 0 बचा। तो यही होता है फुल साइकिल का काम, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एक, जब हमने ये चीज पढ़ा, क्या पढ़ा, अल्टरनेटिंग करंट, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। अल्टरनेटिंग पढ़ा तो ये हमारा ग्राफ इस टाइप से बना, इस टाइप से बना। तो इसकी हमने क्या क्या चीज नोट किया, एक तो हमने इक्वेशन नोट किया कि आई नॉट बराबर होता है साइन ओमेगा टी और वी बराबर होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी, या इसी को हम कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग सोर्स बोलते हैं, या प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम तात्क्षणिक धारा भी बोला जाता है। तात्क्षणिक धारा, इसी का हम नाम क्या बोलते हैं, इसी का नाम होता है इंस्टैंटेनियस करंट, इंस्टैंटेनियस करंट, या इसी को हम बोलते हैं तात्क्षणिक धारा, तात्क्षणिक धारा। तो जितने टाइप के धारा हैं, जितने टाइप के वोल्टेज है, मैंने सबके बारे में बताया कि आई को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट या तात्क्षणिक धारा, या इसको बोलेंगे हम अधिकतम धारा, मैक्सिमम करंट, पीक करंट। इसी को बोलते हैं हम अधिकतम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, यहां से यहां तक जाने में इसको टाइम तो लगा होगा, यहां से यहां तक जाने में इसको टाइम लगा, तो कितना टाइम लगा, तो इसको टाइम लगा सर टी, तो इसको बोलते हैं हम आवर्त काल। क्या बोलते हैं इसको हम, आवर्त काल बोलते हैं, मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना हमें टाइम लगता है इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। एक पीरियड कंप्लीट करने में जितना हमें टाइम लगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड या आवर्त काल। एक आवर्त को पूरा करने में जितना हमें समय लगा उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड या आवर्त काल, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज और भी समझो इस चीज पे कि भैया यहां से यहां तक जाने में तो समय लगा होगा, यहां से यहां तक जाने में भी समय लगा, फिर यहां से यहां तक आने में भी समय लगा। मान लो यहां से यहां तक जाने में टी समय लगा, यहां से यहां तक आने में भी टी समय लगा, ठीक है। फिर यहां से यहां तक आने में भी समय लगेगा और यहां से यहां तक आने में भी टी समय लगेगा। इसका मतलब टी 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 कितना टी हो गया, तो आ गया आपका टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी इक्वल टू में पूरा जो होता है वो कितना होता है, कैपिटल टी होता है। ये हो गया हमारा 4t इक्वल टू टी, तो टी बराबर होता है t/4। इसको हम बोलते हैं समय, इसको हम बोलते हैं समय या टाइम। टाइम और टाइम पीरियड दोनों अलग अलग चीज है। अगर यहाँ से बोले कि हमें कितना समय लगा, कितना समय लगा इस पूरे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, तो टाइम पीरियड को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें यहाँ से यहाँ तक आने में एक समय हमें पता चल जाता है कि यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने में हमें कितना समय लगा, अधिकतम बिंदु तक पहुंचने में हमें कितना समय लगता है, तो कैपिटल T/4। इसलिए इसको मैक्सिमम टाइम भी बोलते हैं, मैक्सिमम टाइम या अधिकतम समय भी बोला जाता है। कितना समय अधिकतम लगा एक हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने के लिए, जहां से वैल्यू क्या हो गई, घटना शुरू हो गया, कितना समय आ गया होगा। अच्छा, जब टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड जो होता है बच्चा फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू होती है 1/f होती है। और टाइम पीरियड की जो, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो इसको हम सेकंड में मेजर करते हैं, सेकंड में। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं यहाँ से, तो ये जब टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा है तो फ्रीक्वेंसी भी टाइम पीरियड का उल्टा होगा। तो यहाँ से या तो फ्रीक्वेंसी की इकाई जो होती है यूनिट,
या तो पर सेकंड होगी या इसकी यूनिट हर्ट्ज होती है, याद रखना, या तो पर सेकंड होगी या तो इसकी इकाई हर्ट्ज होती है। तो यहां से हमें पता चला टी, एफ और कैपिटल टी और एफ के बारे में पता चला, ठीक है। अच्छा, अब ये जो, अब इसकी बात करते हैं आगे थोड़ा सा, है ना। अब आगे वाली स्लाइड में देखते हैं, या इसको मैं थोड़ा सा एक मिनट बच्चा, ठीक है। अब जो है, अभी तक हमने देखा, फिर से हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां से यहां तक आने में अभी हमने बताया कि हमारा जो टाइम लगता है टी लगता है, और टी की वैल्यू 1/f होती है, ठीक है। अब ये क्योंकि सर्कुलर लूप में घूम रहा है, तो यहाँ पे एक इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा भी होती है, तो हम बोलते हैं आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति रेगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं आप, या कोणीय आवृत्ति बोल सकते हैं। तो ये होता है ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो 2π/t होती है, या 2πf होता है। तो ये भी याद रखेंगे कि ओमेगा की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कुछ भी निकालने को दे सकता है, हो सकता है टाइम पीरियड पूछ ले, फ्रीक्वेंसी पूछ ले, या ओमेगा पूछ ले। तो इसको बोलते हैं आवृत्ति, और इसको बोलते हैं कोणीय आवृत्ति, या इसको बोलते हैं हम कोणीय आवृत्ति, इसको बोलते हैं हम कोणीय आवृत्ति, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम और चीजें इसमें क्या क्या चीज देख सकते हैं कि जब ये बनेगा तो हो सकता है कुछ एंगल लेके बनाए, कुछ एंगल से बनाए, जिसको हम बोलते हैं फेज एंगल। अभी मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूं, फेज एंगल क्या होता है, ठीक है। तो अब अगर ये किसी एंगल के साथ किसी एंगल के साथ कट हो रहा होगा, तो साइन, इसको लिखते हैं साइन ओमेगा टी प्लस में फाई, साइन ओमेगा टी प्लस में फाई 1, ठीक है। और अगर इसी को एक दूसरा भी आ रहा होगा साइन ओमेगा टी प्लस में फाई 2, साइन ओमेगा टी प्लस में फाई 1 और साइन ओमेगा 2 प्लस में फाई टी, है ना। या इसको अगर हम बात करें ऐसा कि v साइन ओमेगा टी, एक, चलो एक पर काम करते हैं, एक को हम फाई 1 ले लेते हैं और एक को हम फाई 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमें b और i के बीच में जो कोण बनता है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम फेज एंगल। क्या बोलते हैं? फेज एंगल। जैसे मान लो ये करंट है I का, और यहाँ से एक वोल्टेज सोर्स भी आ रहा है, तो ये कट करेगा, तो कितने डिग्री पे कट करता है ये समझते हैं। तो V और I के बीच में जो एंगल बनेगा, इसको हमने फाई 1 ले लिया, इसको हमने फाई 2 ले लिया, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं फेज, और इनके बीच का जो एंगल का डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, या कलांतर बोला जाता है। तो फेज डिफरेंस जो होगा वो फाई 1 माइनस फाई 2 के बराबर होगा, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, या हिंदी में बोलते हैं इसको कलांतर। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमने क्या क्या चीज सीखा है आज अभी तक? अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, इसमें जब साइकिल कंप्लीट होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अर्थ साइकिल के लिए कंप्लीट वैल्यू क्या होगी, हमने आरएमएस वैल्यू चेक की, अधिकतम वैल्यू चेक की, और टाइम पीरियड कितना होता है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी तक हमने ये चेक कर लिया है। अब हम बात करते हैं इसमें आगे, क्योंकि हमारा इतना, देखो एग्जाम में इससे 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ सकता है, तो एक क्वेश्चन जो है इस अभी तक जो मैंने पढ़ाया इसमें से एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। अब जो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं ये बहुत इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो चीजें पढ़ाई हैं अभी, ये सब चीजें जो पढ़ाई हैं मैंने, ये सब चीजें जो पढ़ाई हैं, इन्हीं सब का थोड़ा थोड़ा यूज जो होगा वो आगे होगा। इससे मुझे ये बताना पड़ा
ताकि आपको आगे समझ में फिर आपको लगेगा कि ये क्या है, ऐसे ये जो कैसे चेंज करते हैं। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, इस चीज आपके दिमाग में चला जाएगा। तो अब बात करते हैं आगे, इसकी इंडक्टर भी आएगा और कैपेसिटेंस भी आएगा, मतलब प्रतिरोध, प्रतिबाधा और धारिता, है ना। मतलब इंडक्टर, प्रतिरोध और कैपेसिटेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि जब सर्किट में ये सब कंपोनेंट जो हैं जब आ जाता है तो अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है, तो हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जो भी बच्चे नीट वाले हैं, एम्स वाले हैं, पीएनएसटी वाले हैं, और जो भी और बच्चे, जैसे रेलवे में भी ये टॉपिक आता है और बहुत सारे एग्जाम जिसमें फिजिक्स का क्वेश्चन आता है, तो ये टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आरएलसी सर्किट के साथ। थैंक यू।